हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परीक्षावाणी विविध या परीक्षावाणी वन लाइनर के बारे में। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये परीक्षावाणी का हमारा ये पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो दोस्तों, परीक्षावाणी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वही मैंने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम परीक्षावाणी के वन लाइनर। तो पहला है कुमा मंडल की स्थापना। तो दोस्तों, कुमा मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है, तो कुमा मंडल की स्थापना कब होगी? 1854। दोस्तों, कुमा मंडल का जो हमारा मुख्यालय है वो स्थित है काठगोदाम में। कहाँ है दोस्तों? काठगोदाम में स्थित है कुमा मंडल का मुख्यालय। सेकेंड है गढ़वाल मंडल की स्थापना। तो दोस्तों, गढ़वाल मंडल की स्थापना होती 1969 या 1970। ठीक है, 1970 या 1969 में होती गढ़वाल मंडल की स्थापना। और दोस्तों, गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो स्थित है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ हो गया दोस्तों? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, फुटबॉल को जो राज्य खेल घोषित किया गया था वो 2011 में घोषित किया गया था। तो दोस्तों, जो राज्य का खेल कौन सा हो गया उत्तराखंड का? ये हो गया फुटबॉल। और फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 2011 में। राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों, ये होगा वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, ये घोषित किया गया था 2015 में ढोल को। ठीक है, तो हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल है। और इसको वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? 2015 में। राज्य तितली घोषित किया गया। तो दोस्तों, जो हमारी राज्य की तितली घोषित किया गया वो है कॉमन पिकॉक। कौन हो गया दोस्तों? कॉमन पिकॉक। और इसे कब घोषित किया गया था? 2016 में घोषित किया गया था राज्य की तितली। राज्य गीत घोषित किया गया। तो दोस्तों, हमारा राज्य का जो गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन। कौन हो गया दोस्तों? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन। तो दोस्तों, इसके जो ये गीत लिखा था, उत्तराखंड का जो राज्य गीत लिखा था वो लिखा था हेमंत बिष्ट ने। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया था। और राज्य गीत कब घोषित किया गया? इसे 2016 में घोषित किया गया था उत्तराखंड का राज्य गीत। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम। तो हमारा जो राज्य का पुष्प है ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ससुरैया अव्वेलेटा। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम हो गया ससुरैया अव्वेलेटा। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पुष्प की प्रजातियां मिलती हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल पुष्प की प्रजातियां मिलती हैं वो 24 यानी कि 24 मिलती है। और दोस्तों, पूरे विश्व में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां पाई जाती है वो 210 पाई जाते हैं ब्रह्म कमल की प्रजातियां। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। ठीक है, तो ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का समय हो गया जुलाई से सितंबर। अगला है उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों, यह है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी केवल एक बार में 30 से 45 ग्राम तक किया जाता है। तो कस्तूरी किस में प्राप्त किया जाता है? केवल नर मृग में किया जाता है। ठीक है, एक बार में कितना प्राप्त किया जाता है? 30 से 35 ग्राम तक प्राप्त किया जाता है कस्तूरी मृग में कस्तूरी। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया। तो दोस्तों, किया गया था 1972 चमोली में किया गया था कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास। ठीक है, कब किया गया था? 1972 में चमोली जनपद में किया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब तक लगा? तो दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है 27 मार्च से 12 मई 2016 में लगा था, लगभग 46 दिन। और देश का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। ठीक है, कब से कब तक लगा था? 27 मार्च से 12 मई 2016 में लगा था उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, उस टाइम कौन थे? हरीश रावत हमारे सीएम थे। राज्य में विधानमंडल है। तो दोस्तों, राज्य में विधानमंडल कैसा है? हमारा एक सदनात्मक है राज्य का विधानमंडल। उत्तराखंड में विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया। तो ये किया दोस्तों 4 मई 2001 को। तो दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अपना वेबसाइट कब शुरू किया गया था? 4 मई 2001। और ये देश का प्रथम था जो अपना वेबसाइट शुरू करने वाला।
कब किया था दोस्तों? 4 मई 2001 को। अगला है दोस्तों राज्य गठन से पूर्व। ठीक है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। तो दोस्तों ये थी 22। कितनी थी? 22 थी राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटों की संख्या। विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया। तो दोस्तों जो राज्यसभा ने सीटों का परिसीमन किया था वो 5 नवंबर 2001 और फरवरी 2008 में किया था राज्यसभा के सीटों का परिसीमन। ठीक है, 2 बार किया गया था, 2001 और 2008 में किया गया था राज्य सीटों का परिसीमन। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला। तो दोस्तों यह सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल में। और कितने विकास खंड हैं? तो 15 विकास खंड हैं पौड़ी गढ़वाल में। सबसे कम विकास खंडों वाले जिले। तो दोस्तों ये हैं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, सबसे कम विकास खंड वाले जिले कौन कौन से हो गए? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम विकास खंड हैं। राज्य के कितने भूभाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो दोस्तों यह 60% लगभग, कितने? 60 या 61% भूभाग पर क्या है? पुलिस राज व्यवस्था है। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1874 में। ठीक है, तो 1874 में शुरू हुई थी राज्य की जो भूमि पर पुलिस राजस्व पुलिस व्यवस्था। और ये कितने प्रतिशत पर है? 60% पर है। और कब से हुई थी? 1874 से। अगला है अंग्रेजों के समय कुमाऊं व गढ़वाल में कुल कितने परगने व पट्टियां थी? तो दोस्तों ये थी 19 और 125 पट्टियां जो परगने व पट्टियां थी कुमाऊं में थी, और 11 और 86 ये गढ़वाल में थे परगने और पट्टियां। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजों के समय कुमाऊं व गढ़वाल में कुल कितनी पट्टियां थी? तो कुमाऊं में होगी 19 और 125, और वहीं गढ़वाल में 11 और 86 परगने व पट्टियां थी। राज्य का प्रथम साइबर थाना कब बना? तो दोस्तों ये 25 मार्च 2015 को बना था। ये देहरादून में स्थित है। तो राज्य का दोस्तों प्रथम साइबर थाना कब बना था? 25 मार्च 2015 को बना था राज्य का प्रथम साइबर थाना। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो जिला पंचायत होते हैं उसमें सचिव के रूप में कौन कार्य करते हैं? डीडीओ या डीपीआरओ कार्य करते हैं सचिव के रूप में। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों वीडियो। कौन करता है दोस्तों? वीडियो करता है क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य। उत्तराखंड में वर्तमान में नोटिफाइड एरिया है। तो दोस्तों ये है नोटिफाइड एरिया 1 स्थित है। औद्योगिक कस्बे हैं दोस्तों 2। ठीक है, उत्तराखंड में औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2। ठीक है, हरिद्वार और यूएस नगर के हैं औद्योगिक कस्बे हैं। वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1931 में, 1931 में हुई थी। क्या हुई थी? वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों का गठन। कब हुई थी? 1931 में हुई थी वन पंचायतों का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन। तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था दोस्तों? राज्य सूचना आयोग का गठन ये हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। और दोस्तों राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये है हरिद्वार में स्थित है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन। तो दोस्तों ये किया गया था जुलाई 2011 में। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया था जुलाई 2011 में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। तो दोस्तों राज्य में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना था वो बना था 10 मई 2011 को। ठीक है, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 10 मई 2011 को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 20 मई 2003 को। ठीक है, कब किया गया था? 20 मई 2003 को किया गया था राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था 2011 में। और दोस्तों जो दोस्तों राज्य में क्या बना था? सेवा का अधिकार कानून बना था। वो पारित कब हुआ था? तो यानी कि आयोग गठन कब किया गया था? 13 मार्च 2013 को किया गया था आयोग का गठन। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु वेबसाइट समाधान यूके गवर्नमेंट इन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 26 जनवरी 2013 को। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? ये 26 जनवरी 2013 को किया गया था। 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों जो 8
ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई हो बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से हुई है। उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं वो है पौराणिक ग्रंथ। कौन हो गए दोस्तों? पौराणिक ग्रंथ। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्या कहा गया है? देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि उत्तराखंड को किस में कहा गया? तो ऋग्वेद में कहा गया है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द। तो दोस्तों यह हिमवंत कहा गया है। ठीक है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? तो हिमवंत शब्द प्रयुक्त हुआ है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। तो दोस्तों ये थी अलकापुरी। ठीक है, कहाँ थी दोस्तों? अलकापुरी में थी। ठीक है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धनाधिपति कौन होगी दोस्तों? कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी में स्थित थी। अगला है दोस्तों बाणासुर की राजधानी। तो दोस्तों बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिपुर। कहाँ थी दोस्तों? ज्योतिषपुर थी। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ज्योतिषपुर। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो दोस्तों केदारनाथ को जो प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? भृंग तुंग कहा गया है केदारनाथ क्षेत्र को। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र को कौन से दो विद्यापीठ हैं? तो दोस्तों प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ है? तो ये हैं बद्रिका आश्रम और कर्णला आश्रम। ठीक है, तो कर्णला आश्रम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है कर्णला आश्रम, जो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दो विद्यापीठ कौन कौन से हो गए वीर? बद्रिका आश्रम और कर्णला आश्रम। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ था, यानी कि इनके समय में किस धर्म का अधिक प्रचार हुआ था? तो ये हुआ था बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ था दोस्तों खस जातियों के समय। ठीक है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस जनजाति के समय बौद्ध धर्मों का प्रचार हुआ था? तो खस जातियों के समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। कुमाऊं का पौराणिक नाम। तो दोस्तों ये आपको याद ही होगा, कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? मानसखंड है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। तो दोस्तों किस में मिलता है कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख? तो स्कंद पुराण में मिलता है। अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो दोस्तों अल्मोड़ा की जो जाखन देवी मंदिर है उससे यक्षों की पुष्टि होती है कि यहाँ यक्ष राज करते थे। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुनिंद शासकों का नाम है वो हैं। तो अल्मोड़ा की जो मुद्राएं मिले दोस्तों उन कुनिंद शासकों के नाम निम्न है। तो आसेक, गोमित्र, हरदत्त या शिवदत्त। ठीक है, हरपालिका या शिवपालिका भी कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा की मुद्राओं में किन कुनिंद शासकों के नाम है? आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त के नाम मिलते हैं। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों त्रिशूल लेख दो जगह से प्राप्त हुआ है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। कहाँ से दोस्तों? गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुए त्रिशूल लेख। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किसके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिले हैं। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्र लेख मिले हैं वो कहाँ से मिले? चार जगह से मिले हैं दोस्तों, इसको याद कर लें। ठीक है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से क्या मिले हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के क्या मिले हैं? ताम्रपत्र लेख मिले हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले हैं दोस्तों? 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि कुटिला थी। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेखों की लिपि है दोस्तों वो है कुटिला। कौन सी होगी दोस्तों? कुटिला लिपि से लिखा था उनके अभिलेखों में। बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में उसका निर्माण कराया था ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने कराया था।
तो दोस्तों बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वो भूदेव ने कराया था, जो ललित सूर्यदेव के क्या थे, पुत्र थे। कार्तिकीपुर राजाओं की राजभाषा थी। तो दोस्तों जो कार्तिकीपुर राजाओं की राजभाषा थी वो संस्कृत थी। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग, तो राज्य का कुल कितने भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो 86.07% स्थित है राज्य का कुल पर्वतीय भाग। राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग, तो राज्य का कुल कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, तो 13.93% क्या है, मैदानी भाग है। और वहीं पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 86.07% है जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन स्थित कहाँ है, शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र में स्थित है उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटक केंद्र। कोठरी व चौखंबा दून स्थित है। दोस्तों यह है पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कोठरी व चौखंबा दून कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। पतली व कोटा दून, तो दोस्तों पतली व कोटा दून स्थित है नैनीताल में। कहाँ हो गए दोस्तों, पतली व कोटा दून नैनीताल जनपद में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है वह पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में होती है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ कहाँ होती है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून में होती है। कुंवारी पास या दर्रा, तो दोस्तों ये ओली के निकट चमोली में स्थित है, कुंवारी पास या दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा गुजरती है। तो दोस्तों जो राज्य की मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा गुजरती है वो विरत या मध्य हिमालय व टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, राज्य की मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ से गुजरती है, विरत हिमालय या मध्य हिमालय के मध्य से व टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है राज्य की मुख्य केंद्र भ्रंश। भ्रंश दोस्तों जो रेखा है। ठीक है, भूकंप मापी स्टेशन, तो दोस्तों भूकंप जो मापी स्टेशन है वो देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा में लगाए गए हैं राज्य में भूकंप मापी स्टेशन। ठीक है, कितनी जगह लगाए दोस्तों, 3 जगह लगाए हैं। ठीक है, देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा में लगाए गए हैं भूकंप मापी स्टेशन। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन हेतु राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, 25 सेक्टरों में बांटा गया है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, तो दोस्तों जो राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है वो अलकनंदा नदी है। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी, अलकनंदा नदी सर्वाधिक यानी कि जल लाती है। ठीक है, सब सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी होगी अलकनंदा नदी। सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी, तो दोस्तों जो काली नदी है राज्य की सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी मानी जाती है, जो काली नदी है। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो दोस्तों सर्वाधिक भी किसका होगा, काली नदी का ही है सर्वाधिक क्षेत्रफल। पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है, जो पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ वो है भुजपत्री गाड़, गरगतिया ताल, काला पानी गाड़ और बैरल गाड़। ठीक है, पूर्वी रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ 4 है दोस्तों, भुजपत्री गाड़, गरगतिया, काला पानी गाड़ और बैरल गाड़ किसके सहायक नदियाँ हैं, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। सरयू नदी की सहायक नदी, तो दोस्तों जो सरयू नदी की सहायक नदी है वो गोमती, पनार और पूरी रामगंगा क्या है, सरयू नदी की सहायक नदियाँ हैं गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी, तो दोस्तों पश्चिमी जो रामगंगा है उसकी सहायक नदी है बीरमा, गगास और बीनो। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 3 नदियाँ हैं पश्चिमी रामगंगा की, कौन कौन सी, बीरमा, गगास और बीनो। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो दोस्तों राज्य में जो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था राज्य में गंगा को राष्ट्रीय नदी। भिलंगना की सहायक नदी, अब दोस्तों बात करते हैं हम भिलंगना की सहायक नदी, तो दोस्तों यह है मेदी गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा क्या है, भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं। उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ, तो उत्तराखंड और हिमाचल का जो बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ होगी वो टॉन्सो व यमुना। ठीक है, उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी होगी, टॉन्सो व नदियाँ हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड को यानी कि बॉर्डर बनाती है अलग अलग, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल को एक दूसरे में बांटती है। ठीक है, बॉर्डर बनाती है टॉन्सो व यमुना। राज्य की सर्वाधिक 4
लंबी नदियाँ। तो दोस्तों राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियाँ हैं। काली की है दोस्तों 252 किमी, भागीरथी की है 205 किमी, अलकनंदा की है 195 किमी और पश्चिमी रामगंगा की है 167 किमी। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियाँ कौन कौन सी होगी? काली, भागीरथी, अलकनंदा और पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो काली नदी की जो लंबाई है 252 किमी है, भागीरथी की दोस्तों 205 किमी और अलकनंदा की 195 किमी और पश्चिमी रामगंगा की 167। ठीक है, 167 किमी है पश्चिमी रामगंगा की। सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली नदी। तो दोस्तों सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली कौन सी नदी है? पिंडर नदी है। कौन सी होगी दोस्तों? पिंडर नदी है राज्य में सर्वाधिक जिसकी गति है। गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों गंगोत्री के समीप जो भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं रुद्रगंगा, केदारगंगा और जाड़गंगा। ठीक है, कौन कौन सी होगी? रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाड़गंगा या जाह्नवी घाट। ठीक है, कौन कौन सी होगी? ये 3 नदियाँ हैं जो गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलती है, यानी कि ये होगी दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों काली नदी की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों यह है कुटियांटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया। तो काली गंगा की जो अंतिम सहायक नदी है वो दोस्तों वो है लदिया। ठीक है, कौन कौन सी होगी दोस्तों? कुटियांटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया। ठीक है, पूछा जाता है कि काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो यह है दोस्तों लदिया नदी। पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों अब है पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ। लिस्सर, नांदारमा, सेलियांगटी और कंचुइती के हैं पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब है दोस्तों पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब है पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ। तो है दोस्तों भुजबत्री घाट, गरगतिया, काला पानी घाट और बैरल घाट। ठीक है, ये होगी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में भी कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा हो गया? नकुचिया ताल। और दोस्तों कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। कौन सा है दोस्तों? भीमताल। नैनीताल झील की खोज कब की गई? तो दोस्तों नैनीताल झील की खोज की गई थी 1841 में सीपी बैरन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नैनीताल झील की खोज कब हुई थी? 1841 में सीपी बैरन द्वारा की गई थी। किस ताल की आकृति? ठीक है, उत्तराखंड में किस ताल की आकृति गोल है? तो दोस्तों ये है झिलमिल ताल की। ठीक है, तो झिलमिल ताल का है ये चंपावत में स्थित है झिलमिल ताल। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील। तो दोस्तों यह है बैजनाथ में। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र की जो पहली कृत्रिम झील है दोस्तों वो है बैजनाथ बागेश्वर में। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है? तो दोस्तों ये लगता है श्यामला ताल, चंपावत में लगता है ये झूला मेला। ठीक है, झूला मेला कहाँ लगता है? चंपावत में। ठीक है, जो श्यामला नदी के तट पर। ठीक है, तो विवेकानंद का आश्रम है वो किस ताल के किनारे है? श्यामला ताल के किनारे। और झूला मेला भी कहाँ लगता है? चंपावत श्यामला ताल के किनारे। किस ताल के जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है? तो दोस्तों ये है तड़ाक ताल के लिए, तड़ाक ताल है जो अल्मोड़ा में, निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है। तो दोस्तों वर्तमान में ये 3 सुरंगें बंद है और 2 सुरंगें ही खुली है। नल दमंती ताल का आकार। तो दोस्तों जो नल दमंती ताल है उसका आकार क्या है? पंचभुजाकार स्थित यह है दोस्तों जो नल दमंती का आकार। ठीक है, तो नल दमंती जो ताल है उसका आकार कौन सा हो गया? पंचभुजाकार। और ये कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है नल दमंती ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। तो दोस्तों जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो सहस्त्र ताल है। कौन सा हो गया दोस्तों? सहस्त्र ताल। कौन सा ताल कटोरी नुमा है? तो दोस्तों कटोरी नुमा ताल जिन्हें भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह है मासर ताल। ठीक है, कटोरी नुमा ताल है और इन्हें क्या कहा जाता है? भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। ये हो गया मासर ताल। किस ताल का पानी लाल है? तो दोस्तों यह है बासुकी ताल का पानी। ठीक है, किस ताल का पानी दोस्तों लाल है? बासुकी ताल का जो पानी है वो कैसा है? लाल रंग का है। किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों यह मंसूर ताल में क्या होता है? पर्यटकों को क्या होता है? कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं। किस ताल का पानी उबलता है?
तो दोस्तों किस ताल का पानी उबलता है? तो ये फासकंडी बया ताल का जो पानी है वो क्या होता है? उबलता है, इतना गर्म है कि वो उबलता रहता है। चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा का डोला रखा जाता है? तो दोस्तों ये रखा जाता है होम कुंड में। ठीक है दोस्तों, चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा का डोला रखा जाता है? तो ये होम कुंड के किनारे रखा जाता है नंदा का डोला। 7 पहाड़ियों से घिरा चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिक्कों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? तो दोस्तों ये की थी लोकपाल या हेमकुंड के किनारे। ठीक है, सिक्कों के 10वें गुरु ने क्या की थी? लोकपाल या हेमकुंड के किनारे क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, गुरु नानक ने, सॉरी दोस्तों, गुरु गोविंद, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद ने तपस्या की थी लोकपाल या हेमकुंड के किनारे। 3 कोणों वाला ताल जिसके पास सूर्य व चंद्रा, ठीक है, चंद नाम के 2 कुंड हैं। तो दोस्तों यह है सतोपंथ। ठीक है, 3 कोणों वाला ताल है। ये कौन सा हो गया? 3 कोणों वाला ताल हो गया हमारा सतोपंथ, जिसके पास सूर्य और चंद्र नाम के 2 कुंड भी स्थित है। यह है दोस्तों सतोपंथ ताल। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों ये चमोली में स्थित है सतोपंथ ताल। शेषनाग के आंसुओं या असुरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील है। तो दोस्तों यह है बद्रीनाथ में स्थित है शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक नेत्र झील। गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई थी? तो दोस्तों ये की थी सुरवती ताल या चौराबाड़ी ताल, रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है? तो नंदा देवी के निकट है बेनी ताल। ठीक है, नंदा देवी की बेनी है ये बेनी ताल। ठीक है, नंदा देवी के निकट कौन सी ताल होगी? बेनी ताल। लिंगा ताल व आचरी ताल स्थित है। तो दोस्तों लिंगा ताल व आचरी ताल स्थित है फूलों की घाटी में। कहाँ होगी? फूलों की घाटी चमोली में स्थित है लिंगा ताल व आचरी ताल। 6 कोनों वाला ताल, तो यह है डोडी ताल। 6 कोनों वाला ताल कौन सा हो गया? डोडी ताल, और ये स्थित है उत्तर काशी में। कहाँ हो गया? उत्तर काशी जनपद में स्थित है 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो किस ताल का आकार अंडाकार है? ये भैंक ताल का क्या है? भैंक ताल का आकार कैसा है? अंडाकार है भैंक ताल का आकार। राज्य का कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सुमन सागर स्थित है टिहरी गढ़वाल में। तो राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सुमन सागर स्थित है टिहरी गढ़वाल में। तो दोस्तों जो टिहरी यानी कि टिहरी में जो हमारी कृत्रिम झील है उसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 है हमारी टिहरी बांध की ऊंचाई। मनेरी व जोशियाडी कृत्रिम झील स्थित है उत्तर काशी में। तो मनेरी या जोशियाडा कृत्रिम झील कहाँ होगी? उत्तर काशी में। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, ठीक है, राज्य और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो गया? गंगोत्री या गोमुख। तो कौन सा हो गया? गोमुख या गंगोत्री है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, तो दोस्तों जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है वो है मिलम हिमनद, और गढ़वाल क्षेत्र का हो गया गंगोत्री या गोमुख। केम्पटी प्रपात, भट्टा प्रपात या हाटी प्रपात, तो दोस्तों यह है मसूरी में। तो केम्पटी प्रपात, भट्टा प्रपात और हाटी प्रपात कहाँ स्थित है? मसूरी देहरादून में स्थित है। वसुंधरा प्रपात है दोस्तों चमोली में। वसुंधरा प्रपात किस जनपद में हो गया? चमोली जनपद में है वसुंधरा प्रपात। और वहीं विरथी प्रपात है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो विरथी प्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है विरथी प्रपात। सहस्त्रधारा व टाइगर प्रपात, तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, सहस्त्रधारा व टाइगर प्रपात स्थित है देहरादून जनपद में स्थित है सहस्त्र व टाइगर प्रपात। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में ठंडे कुंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में ठंडे कुंड कौन कौन से हैं? ऋषि, बेदनी, हेम, होम, गौरी, नाग, सप्त व नंदी कुंड, वैतरणी कुंड है दोस्तों चमोली जनपद में। तो दोस्तों ठंडे कुंड कौन कौन से होंगे चमोली में? ऋषि, वेदनी, हेम, होम, गौरी, नाग, सप्त व नंदी कुंड और वैतरणी कुंड हो गए दोस्तों ये चमोली जनपद में स्थित है ठंडे कुंड। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के जो ठंडे कुंड है, सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर और थामरी कुंड स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, सूर्य हो गया, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी कुंड का है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है ये ठंडे कुंड।
अब है नंद व देवी कुंड, ठीक है। नंद व देवी कुंड स्थित है बागेश्वर जनपद में। कौन कौन से? नंद व देवी कुंड स्थित है बागेश्वर जनपद में। गौरी कुंड, सूर्य कुंड, देव कुंड ये स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। ये कौन से जल कुंडों की बात कर रहे हैं? हम ठंडे जल कुंडों की बात कर रहे हैं। गौरी कुंड, सूर्य कुंड और देव कुंड कहाँ हो गए? उत्तरकाशी जनपद में। अब बात करते हैं दोस्तों गर्म कुंडों के बारे में। सूर्य कुंड या गंगानी कुंड, तो दोस्तों ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। सूर्य कुंड और गंगानी कुंड का स्थित है उत्तरकाशी में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ये कैसे कुंड है? गर्म कुंड। तप्त कुंड, सलदार और भाप कुंड। तप्त कुंड दोस्तों सलदार और भाप कुंड स्थित है चमोली जनपद में। भोरी अमोला और गौरी कुंड, तो दोस्तों ये स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। भौरी अमोला और गौरी कुंड का है गर्म कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में। मतकोट है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में गर्म कुंड, ठीक है। ये पड़ता है मुनस्यारी में, ठीक है। तो मतकोट कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में। 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र, तो दोस्तों यह है 20.45%, ठीक है। 20.45% है राज्य में 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार। वहीं उसमें बात करते हैं दोस्तों अति सघन वन है 53%, मध्यम सघन वन है 26.51%, ठीक है। कितने हो गए? 26.51%। तो दोस्तों 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जो वन क्षेत्र कितने हैं? 20.45 है दोस्तों अति सघन वन। कौन से हो गए दोस्तों? अति सघन वन हो गए 20.45 और 53.03% है मध्यम सघन वन और 26.51% है खुले वन, ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक वन कैसे हैं? मध्यम वन है जो 53.3% है। और दोस्तों जो हमारे क्या है सघन वन है वो है 20.45 और जो खुले वन है वो है 26.51%। 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वृक्षावरण व वनारोपण का योग, तो यह दोस्तों 46.86%, ठीक है। तो 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वृक्षावरण व वनावरण का जो योग है वो 46.86% है। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का राज्य में कितने प्रतिशत संदर्भ में यानी कि कितने क्षेत्रफल में संदर्भ प्रतिशत है? तो दोस्तों यह 71, ठीक है। तो प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का राज्य के क्षेत्रफल के संदर्भ में प्रतिशत, तो दोस्तों यह 71% के हैं वन क्षेत्र है कुमाऊं में यानी कि उत्तराखंड में। प्रबंध व नियंत्रण की दृष्टि से राज्य में कुल वन, ठीक है, कितने हैं? वन विभाग के अधीन है दोस्तों 70.46%। और दोस्तों जो राज्य विभाग के अंदर गए राजस्व विभाग अधीन है वो 13.76 और वन पंचायत के अधीन है 15.32, ठीक है दोस्तों। प्रबंध व नियंत्रण की दृष्टि से राज्य में कुल वन, ठीक है, 3 प्रकार के बांटे गए हैं। पहला है हमारा वन विभागाधीन, तो वन जो हमारे वन विभागाधीन है वो 70.46% है और राजस्व विभागाधीन कितना है? 13.76% और वन पंचायत के अंतर्गत कितना है? 15.32। और दोस्तों जो राज्य में किस वन के अंतर्गत गाय भेड़ चराना यानी कि गाय बकरी चराना और हमें क्या मिलता है? लकड़ी काटने का आदेश मिलते हैं, तो किस वन के अधीन मिलते हैं? तो राजस्व विभागाधीन हमें ये अधिकार मिलते हैं। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई, तो दोस्तों राज्य में पौधरोपण नीति लागू की थी 6 जून 2006 को। कब की थी दोस्तों? 6 जून 2006 को, ठीक है। कहीं कहीं इसको 6 जनवरी भी दिया होगा, वो गलत है, यानी कि आंसर क्या है? 6 जून 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी। राज्य के कुल वन का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में प्रतिशत, तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में कितना है? लगभग 60% और कुमाऊं में 40% है वन क्षेत्रफल। सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटियाँ, ठीक है, सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटियाँ हुई दोस्तों टोंस, कोसी, यमुना, ठीक है। 3 नदियाँ तो कौन कौन सी हुई दोस्तों? टोंस, कोसी, यमुना, ठीक है। कौन कौन सी हुई? टोंस, कोसी और यमुना। कुमाऊं में सर्वाधिक है दोस्तों कोसी और गढ़वाल में हो गए दोस्तों टोंस। राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य में जो वन में आग लगने का काल माना जाता है वो 15 फरवरी से 15 जून माना जाता है, ठीक है। तो राज्य में
वन लगने यानी कि वनों में आग लगने का समय कब से कब तक माना जाता है? 15 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है। विद्यालय छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है 25 जुलाई को, ठीक है। विद्यालय छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कब किया जाता है? 25 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1946 से शुरुआत हुई थी। राज्य में क्या हुई थी? श्रीदेव सुमन मनाने की, जो श्रीदेव सुमन दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 25 जुलाई 1946 में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1946 से की गई थी। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था 2008 और 9 में, ठीक है। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार देने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? 2008-9 में। 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जनने वाला वर्ष रहा। तो दोस्तों ये रहा था 2016 में, ठीक है। पहले तो सर्वाधिक वन में आग कब लगी थी? 2007 में, और उसके बाद कब लगी थी? 2016 में। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना तो दोस्तों ये हुई थी 1878 में। कब हुई दोस्तों? 1878 में डिट्रिच बेंटिस के कार्यकाल में हुआ दोस्तों। यानी कि इन्होंने क्या किया था? ये बनाया था हमारा देश में वन महाविद्यालय। 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया। तो दोस्तों 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या हो गया था? 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था, जो हमारा वन महाविद्यालय का नाम बदल के स्वतंत्रता के बाद हो गया। तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया था? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था इसका नाम। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डिम्डी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1991 में, ठीक है। तो जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डिम्डी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1991 में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल तो दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी, और ये स्थित है दोस्तों चमोली जनपद में, ठीक है। तो राज्य में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा हो गया? बेदनी, और ये किस जनपद में है? चमोली जनपद में स्थित है। फूलों की घाटी के बर्बाद का खतरा बना वह पौधा जो तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों ये है अमेला या नटग्रास, तो पाली गोनम्बी से कहा जाता है। तो दोस्तों जो फूलों की घाटी में बर्बादी का खतरा बन रहा है, यानी कि फूलों की जगह ये कौन सा पौधा तेजी से बढ़ रहा है? तो अमेला या नटग्रास पॉलीगोनम। अल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो अल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल या पयार, या मीडो अल्पाइन पास्चर कहा जाता है अल्पाइन घासों के मैदान को, यानी कि घासों के बुग्याल को। बुंडियार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस पर्वतारोही ने किया था? तो दोस्तों ये किया था फ्रैंकी स्मैथी ने किया था फूलों की घाटी की खोज। फूलों की घाटी नाम स्मैथ के किस कारण पड़ा था, यानी कि किस बुक के कारण पड़ा था? तो ये द वैली ऑफ फ्लावर्स के कारण पड़ा था फूलों की घाटी का फूलों का नाम। और दोस्तों ये कब द वैली ऑफ फ्लावर्स कब लिखी गई? तो 1947 में लिखी गई थी द वैली ऑफ फ्लावर्स फ्रैंक स्मैथी द्वारा। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो दोस्तों ये होता है बगजी बुग्याल से, ये स्थित है दोस्तों चमोली में, ठीक है। तो बगजी बुग्याल कहाँ है दोस्तों? चमोली में स्थित है, और इससे क्या होता है? हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है बगजी बुग्याल चमोली से। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह है बेदनी बुग्याल, जो राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है दोस्तों बेदनी बुग्याल। किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है दयारा बुग्याल, उत्तर काशी में है दोस्तों दयारा बुग्याल। तो दयारा बुग्याल में क्या होता है? शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा बुग्याल में। किस पर्वतारोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाया था? तो दोस्तों जो दयारा बुग्याल है उसको किस पर्वतारोही ने क्या किया था? पर्यटन मानचित्र में लाया था। तो वो थे चंद्रप्रभा ऐतवाल। कौन थे दोस्तों? चंद्रप्रभा ऐतवाल।
गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है दोस्तों हनुमान चट्टी के निकट उत्तर काशी में। ठीक है दोस्तों, गुलाबी कांठा बुग्याल हो गया उत्तर काशी जनपद में। राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोला पारंपरिक वस्त्र पहनने चरवाहों को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है पालसी, वाचा, बकरवाल या लवल्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो राज्य के बुग्यालों में जो क्या चराने आते हैं, बकरी या भेड़ चराने आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पालसी, वाचा या बकरवाल या लवल्या कहा जाता है भेड़ चरवाहों को। राज्य में किस औषधीय पौधे पौधे की खेती सर्वप्रथम की गई थी। तो दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम किस पौधे की खेती की थी, बेलाडोना की खेती की गई थी 1903 में। कब की गई दोस्तों, 1903 में की गई थी बेलाडोना की खेती। जड़ी बूटी के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये की गई थी 1980 में। ठीक है, जड़ी बूटी के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की दोस्तों 1980 में। जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम सहकारी विभाग द्वारा जड़ी बूटियों का जो संग्रहण किया गया था वो किया गया था 1972 में। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था, 1972 में। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा परीक्षा वाणी के वन लाइनर का ये पहला टॉपिक में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।